नानी माँ, हम दिन भर घर में बोर हो गए, थोड़ी देर के लिए पार्क लेकर चलिए ना। आज हम अपनी सभी दोस्तों को बताएंगे कि हमारी नानी हमारे साथ रहने आई हैं। दादी के जाने के बाद हमें घर पर अकेले बहुत बुरा लगता है। अब से आप ऐसे ही आया करेंगी ना? रिया ने चहकते हुए अपनी नानी से पूछा। रेवती जी बोली, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्क घूमकर आते हैं। यह बोल दोनों बच्चों को पार्क लेकर चली गई। वहाँ दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और रेवती जी पास में पड़ी बेंच पर बैठकर 2 दिन पुरानी बातें सोचने लगी, जब उन्होंने अपनी बहू से कहा था। बहू, नीति का फोन आया था, उसे ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए हैदराबाद जाना है। अमन से बोलकर मेरा टिकट करवा दो, ताकि मैं पुणे पहुंचकर रिया और सोनू को संभाल सकूं। रेवती जी ने अपनी बहू से बोला। अंजू बोली, माँ जी, दीदी हैदराबाद जा रही है, जीजा तो वहीं है ना, और फिर वो दोनों कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं जो किसी को संभालना पड़े। दीदी किसी काम वाली को पूरे दिन के लिए रख कर जाएंगी। आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? खामखा में आप अपने पैर दुखाएं, साथ में टिकट के पैसे लगेंगे वो अलग। रेवती जी बोली, बहू, तुम ये कैसी बातें करती हो? भला बेटी के यहाँ जाने के लिए मेरे पैर में क्यों दर्द करेंगे? और एक बात का ध्यान रखना, उसने मुझे बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जितनी फिक्र अपने पोते पोती की है उतनी ही अपने नाती नातिन की भी है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक ये मेरा फर्ज है कि अगर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ खड़ी रहूं। फिर मेरे होते हुए मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे आया की देखभाल में क्यों रहेंगे? और मैंने अपने पोता पोती के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो तुम मुझे रोक टोक लगा रही हो? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा ही लगता है बहू, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मगर मुझे अपने हर एक बच्चे की फिक्र है। अंजू बोली, माँ जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका इस तरह बार बार अपनी बेटी के घर जाना शोभा नहीं देता, और यहाँ भी तो आपकी कितनी ज़रूरत है। नेहा और संजू के एग्जाम आ रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि मेरे कितने क्लब और किटी के काम रहते हैं। अमन तो ऑफिस चले जाते हैं, बाकी घर के काम भी मुझे ही संभालने होते हैं। अगर आप घर में नहीं रहेंगी तो मुझे बच्चों की चिंता लगी रहेगी। मैं निश्चिंत होकर कहीं आना जाना नहीं सकूंगी, और फालतू का पैसा खर्च होगा सो अलग। आप तो जानती हैं, घर का राशन, बिजली पानी का बिल, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, कोचिंग फीस, इतना सब के बाद बेवजह हमें खर्च नहीं करना चाहिए। और आप ही तो बोली कि दीदी ने आपको बुलाया ही नहीं, फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। रेवती जी अपने पति के गुजर जाने के बाद अपना पुश्तैनी मकान बेच अपने बेटे बहू के पास रहने आ गई। बेटा की भी शादी हो चुकी थी। बेटी के घर रहने का रिवाज समाज में बना कहाँ है, इसलिए नीति ही अपने भैया भाभी के घर अपनी माँ से मिलने आया करती थी। साथ ही नीति की सास भी उसी के साथ रहती थी, तो कभी रेवती जी को उसके घर जाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर 6 महीने पहले ही वो गुजर गई। अब नीति बिल्कुल अकेली पड़ गई। 6 और 8 साल के रिया और सोनू, 2 बच्चे अकेले संभालने में नीति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब ना चाहकर भी इस बार तो उसे 15 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जाना था। ये बात बताते समय नीति अपनी माँ से बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, मगर रेवती जी अपने मन में ठान चुकी थी कि वह अपनी बेटी के घर जाकर उसकी घर गृहस्थी कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगी, और साथ में अपने प्यारे नाती नातिन के साथ रहने का उन्हें मौका भी मिल जाएगा। लेकिन बहू अंजू उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी खर्च की फिक्र लगी है कि सास रेवती जी के जाने के बाद उसके घर को कौन संभालेगा। आखिर पिछले 2 साल से रेवती जी ने घर ही नहीं, बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया, जिसकी वजह से अंजू को अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने का मौका मिल गया। दुनिया भर की किटी क्लब पार्टियों में उसका आना जाना बढ़ गया। हर कभी वह घर से गायब भी रहती। यह सोच बच्चों को देखने, खाना खिलाने वाला तो कोई है ही, फिर मैं क्यों घर में बैठकर अपनी जवानी बर्बाद करूं? इस तरह उसके शौक जारी रहे। इस बात से रेवती जी को भी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने तो बल्कि आगे बढ़कर अपनी बहू को अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। मगर आज उन्होंने सिर्फ एक इच्छा जताई अपनी, जिसे भुनभुनाकर बहू अंजू ने आपत्ति जता रही थी। उन्हें बहू की सब बातें स्वार्थ समझ में आ रही थी। रेवती जी हमेशा अपने फैसले खुद लेती आईं।
कभी उन्होंने किसी पर निर्भरता नहीं जताई। इसलिए कुछ सोचकर वह अपनी बहू अंजू से बोली, अंजू बहू, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मगर तुम्हारी अशक्त नहीं हूँ। तुम मुझे मेरी बेटी के पास जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी जब मर्जी होगी, जहाँ होगी आऊंगी जाऊंगी। तुमसे क्या, अपने बेटे से भी इजाजत नहीं लूंगी। और ये पैसों की धमकी कैसे दे रही हो तुम? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती हूँ? ध्यान रखना, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारे काम आऊंगी और अपनी बेटी के नहीं। जब मैंने पुश्तैनी घर बेचा था, मैंने शर्त यही रखी थी कि कभी पैसों के लिए मुझे तंग नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम्हें आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी बातों की मुझे पैसे गिनाते रहती हो। मैं कुछ नहीं बोलती, मगर ध्यान रखना, जिस घर में तुम इतनी शान से रहती हो वो घर मेरे ही नाम पर है। उनके एक ही दाव पर सारी बात पलट गई। इतना सुनते ही बहू अंजू के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। ऑफिस से लौटा अमन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। आप सिर्फ मेरे पास नहीं रहेंगी। माँ के 2 बच्चे हैं, उनकी जहाँ मर्जी होगी वो जाएंगी। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? अंजू, चलो माँ से माफ़ी मांगो। और माँ, आधे घंटे के अंदर मैं तुम्हारा फ्लाइट का टिकट करवाता हूँ। कल तुम्हें हम दोनों एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे। तुम खुशी खुशी नीति के घर रहकर आना, और जब वापसी का टिकट कराना हो तो तुम खुद बता देना। नानी माँ भी हमारे साथ चलिए ना। बच्चों की आवाज़ सुन रेवती जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं। हम छुपेंगे और आप ढूंढिए। यह बोल रिया सोनू झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने बच्चों को देखकर भी अनदेखा करा तो पीछे से रिया जोर से चिल्लाई, नानी, आप हार गई, आप हार गई नानी माँ। हाँ बेटा, अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है, और कुछ अपनों को हराने का। यह बोल रेवती जी पिछली सारी बातें भूलकर दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराकर खेलने लगी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर के बुजुर्ग कहीं आना जाना चाहें तो उन्हें कभी सेहत तो कभी पैसों को लेकर रोक टोक लगाई जाती है, और वह भी कई बार अशक्त बच्चों पर निर्भर होने की वजह से चुप रह जाते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। मगर यहाँ रेवती जी ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए रखा, और माँ बाप किसी भी तरीके से किसी एक बच्चे की जागीर नहीं होते कि उन्हें बच्चे जब चाहे अपने कब्जे में कर अपना एक छत्र अधिकार जमा सके और पैसों के पीछे रौब जमा खेल खेले जाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।